दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 2011, ऑप्शन बी जैव विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन सी भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 या फिर ऑप्शन डी पौध किस्म संरक्षण अधिनियम 1970। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने तपेदिक रोधी दवा बेडाक्विलाइन के निर्माण पर अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के पेटेंट के एवरग्रीनिंग के प्रयास को खारिज कर दिया। बता दें कि बेडाक्विलाइन मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी रोगियों के उपचार में एक महत्वपूर्ण दवा है। वहीं पेटेंट की एवरग्रीनिंग पेटेंट अवधि और उनकी लाभप्रदता बढ़ाने के लिए दवाओं में फेरबदल करने का एक अभ्यास है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 ने पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए कई प्रावधान पेश किए हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इस अधिनियम की धारा 3D पेटेंट की एवरग्रीनिंग की अनुमति नहीं देती है। ये फार्मा कंपनियों को 20 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक पेटेंट का विस्तार करने से रोकती है। ये धारा उन लाखों लोगों की सहायता करती है जो महंगी संशोधित दवाओं को वहन नहीं कर सकते। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालयों से संबंधित है। कथन 2 है, 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय अपनी स्थापना की प्लेटिनम जयंती मना रहा है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी। बता दें कि उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, जबकि 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित हैं, इसलिए कथन एक सही है। संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने हेतु अधिकृत किया, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के उद्देश्य क्या हैं? पहला है सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित करना। दूसरा, नागरिक केंद्र शासन के लिए पहल करना। और तीसरा, विदेशी नीतियों से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करना। दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक और दो कूट ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी NCGG से श्रीलंका में एक यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी स्थापित करने में मदद करने का आग्रह किया है। आपको बता दें, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी NCGG भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में तथा पंजीकृत कार्यालय मसूरी में स्थित है। इसका गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसके उद्देश्यों में शामिल है, पहला, सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित करना, इसलिए कथन एक सही है। दूसरा है शासन से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करना। और तीसरा है बेहतर शासन को बढ़ावा देने के लिए परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन करना। और चौथा है नागरिक केंद्रित शासन के लिए पहल करना, इसलिए कथन 2 सही है, जबकि कूट 3 सही नहीं है। तो इस तरह प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए यानी एक और दो दोनों ही कूट सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन है 2006, 2002, 1998 या फिर 1996। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 2006। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 एम्पावर बैठक शुरू हुई। इस बैठक की थीम विमेन्स एम्पावरमेंट और विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी है। गौरतलब है कि भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग 30 जनवरी 2006 को एक अलग मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया था, इसलिए विकल्प ए सही है। जबकि
1985 से यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। इस मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास करना है। यह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में योजना और नीतियां बनाता है। यह महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों संगठनों के प्रयासों का मार्गदर्शन तथा समन्वय भी करता है। इस मंत्रालय के 6 स्वायत्त संगठन हैं। पहला है राष्ट्रीय जनसहयोग और बाल विकास संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चौथा है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, पांचवा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और छठा है राष्ट्रीय महिला कोष। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए यानी कि वर्ष 2006। अगला प्रश्न है सीरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है ये कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। कथन 2 है इदलिब प्रांत उत्तर पश्चिमी सीरिया का एक शहर है। और तीसरा है इसकी राजधानी दमिश्क है जो बर्दा नदी पर स्थित है। दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3 कूट ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में सीरिया के दमिश्क के आसपास इजरायली हमले में 2 नागरिकों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें सीरिया दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक राष्ट्र है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके क्षेत्र में गोलन हाइट्स का क्षेत्र शामिल है जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। इदलिब प्रांत उत्तर पश्चिमी सीरिया का एक शहर है, इसलिए कथन 2 सही है। यूफ्रेट्स नदी सीरिया में एकमात्र नौगम्य नदी है जो एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। इसकी राजधानी दमिश्क है जो बर्दा नदी पर स्थित है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही होगा। ये उत्तर में तुर्की, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में लेबनान तथा इजराइल से घिरा हुआ है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी यानी केवल 2 और 3 कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया सिलनेक्स 23 समुद्री अभ्यास किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश या फिर भारत चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 23 का 10वां संस्करण कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। 3 से 5 अप्रैल 2023 तक हार्बर चरण होगा और इसके बाद 6 से 8 अप्रैल तक समुद्री चरण शामिल होगा। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सावित्री द्वारा किया जा रहा है। समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और दोनों पक्षों के विशेष बल भी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य पारस्परिकता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। बताते चलें कि इस अभ्यास का पिछला संस्करण विशाखापत्तनम में 7 से 12 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारत श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजुलेशन एक्सेलरेटर फंड यानी IRAF किस पार्टी के सम्मेलन यानी कॉप से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है COP 20, COP 22, COP 24 या फिर COP 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी COP 27। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी संरचना सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजुलेशन एक्सेलरेटर फंड यानी IRAF की सराहना की। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएशन एक्सेलरेटर फंड यानी IRAF की घोषणा की थी, इसलिए विकल्प डी सही है। IRAF एक CDRI मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है। 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि में IRAF के लिए लगभग $50 मिलियन की वित्तीय प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई है। ये फंड आपदा लचीली बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लिए विकासशील देशों और द्वीपीय राष्ट्रों को धन उपलब्ध कराएगा जो जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI को 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। ये जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन मुद्दों में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी COP 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वेटलैंड इंटरनेशनल, नीति आयोग, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या फिर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि गठबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। हाल ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा को नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस 2017 के बारे में सूचित किया। इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस 2017 में
कुल 2,31,195 वेटलैंड्स की मैपिंग की गई है, इसलिए विकल्प सी सही है। गौरतलब है कि भारत में रामसर स्थलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियां हैं, जो देश भर में 1.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मिशन सहभागिता शुरू किया है। यह सहभागी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 के अवसर पर इस वर्ष गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान भी शुरू किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किस वर्ष में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है 2001, 1973, 2009 या फिर 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ष 2009। हाल ही में इंटरनेट पर प्रसारित एक वीडियो में हिम तेंदुए को अपने शिकार को पकड़ने के क्रम में पहाड़ से छलांग लगाते देखा गया। हिम तेंदुओं को अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है, क्योंकि उनके पास पुनरावृत्ति स्वभाव, छिपे रहने और छलावरण की क्षमता होती है। फूड वेब में शीर्ष शिकारी के रूप में उनकी स्थिति के कारण हिम तेंदुए पर्वतीय इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। स्नो लेपर्ड हेमिस नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। भारत सरकार ने हिम तेंदुए की पहचान उच्च ऊंचाई वाले हिमालय के लिए एक प्रमुख प्रजाति के रूप में की है। इस संबंध में हिम तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, 2009। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का सम्मान करना, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और चुनाव में भाग लेना और मतदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चुनाव में भाग लेना और मतदान करना। यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन बाकी के सभी हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक संबोधन में कहा कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें, मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों की तरह मूल संविधान में शामिल नहीं थे। साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना आदि। जबकि चुनाव में भाग लेना और मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, चुनाव में भाग लेना और मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, भगवान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कथन 2 है, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।